हेलो स्टूडेंट, लॉजिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटम संख्याएं। ये कक्षा 11वीं रसायन में चैप्टर नंबर 2 परमाणु संरचना के अंतर्गत आता है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की व्यवस्था करने के लिए बहुत सारे परमाणु मॉडल को डिस्कस किया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए होंगे तो जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग पढ़ने वाले हैं आज क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं करती क्या है, इसको अगर मैं बताऊं तो वो इलेक्ट्रॉनों का लोकेशन यानी उसकी जो स्थिति होती है उसको बताने का काम करता है लोग कि ये परमाणु में कहां पर है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जो स्थिति होती है उसको बताने के लिए वाकई में रियलिटी में अगर देखा जाए तो आपका ये जो क्वांटम संख्या है वाकई में इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताने के लिए क्या करता है, उत्तरदायी होता है। लेकिन इसकी स्थिति हम लोग सही तरीके से नहीं बता पाते, फिर भी ये कोशिश करता है कि चलो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, तो उसकी स्थिति को बता सकता है कि वो किस कक्षा में है, या फिर वो किस उपकोष में है, या फिर वो किस ऊर्जा स्तर में है, उसकी ऊर्जाओं के बारे में, साथ ही साथ किस कक्षक में है, और उनके चक्रण यानी उनके चक्रण कैसे हैं, वो कैसे मतलब गति करते हैं वृत्ताकार रूप से, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो उसके अभिविन्यास यानी कि इसको किस प्रकार से अभिविन्यासित किया जाता है, इसको व्यवस्थित किया जाता है, उसके बारे में ये बताता है आपकी क्वांटम संख्याएं। ठीक है, तो इसमें 4 प्रकार के क्वांटम संख्याओं का अध्ययन करने वाले हैं, जो कि सबसे पहला है आपका मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी है द्विगर्षी क्वांटम संख्या, तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, और आपका जो चौथा है वो है चक्रण क्वांटम संख्या। तो इसको 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या को। ये इसमें से कौन सी चीज को आपको बताता है उसको देखते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या को हम लोग प्रधान क्वांटम संख्या भी कहते हैं, प्रधान क्वांटम संख्या। इसको हम लोग सबसे पहले बता रहा हूं आपको n से रिपीट करते हैं। इसी प्रकार अगर हम लोग द्विगर्षी क्वांटम संख्या को देखें तो इसको l से करते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या को देखे जाए तो m से रिपीट करते हैं, और चक्रण क्वांटम संख्या को s से रिपीट करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगर्षी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, इनको हम लोग n l m s, इसको लाइन से याद रखिएगा। जैसे कि अगर याद रख रहा हूं तो याद रखना नल नल मस नर्वस नर्वस करके याद रखना, आपको याद हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या जो है वो इलेक्ट्रॉनों की किस चीज के बारे में बताता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये किसी कक्षा में किसी परमाणु के किस कक्षा में उपस्थित होता है उसको बताता है, किस कक्षा में उपस्थित होता है। यानी कि ये जो है आपका मुख्य क्वांटम संख्या वो इलेक्ट्रॉनों की स्थिति को किस कक्षा में है उसको बताता है। साथ जैसे कि अगर मेरे पास है n बराबर 1 लेता हूं, यानी कि वो पहली कक्षा को बताएगा, फर्स्ट पहली कक्षा को बताएगा। और याद कीजिए कि हम लोग इस कक्षा को हम लोग ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, यानी कि ये पहली ऊर्जा स्तर को बता रहा है, पहली ऊर्जा स्तर को बता रहा है। तो इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे ये जो आपकी मुख्य क्वांटम संख्या है ये कक्षा के बारे में बताता है, साथ ही साथ किस ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसको भी बताता है। तो ये दो बातों का याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग n से निरूपित करते हैं, और इसका जो मान होता है वो n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, सो ऑन, इस प्रकार से होता है। और ऊर्जा स्तर को हम लोग k, अगर n बराबर 1 होता है तो k ऊर्जा स्तर बोलते हैं, n बराबर 2 होता है तो l बोलते हैं, उसके बाद तीसरे वाले को n, k, l, m, उसके बाद चौथा वाला है n। तो इस प्रकार से ऊर्जा स्तरों के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है, साथ ही साथ वो कक्षाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। इसका जो मान होता है वो 1 से प्रारंभ होकर, आप देख पा रहे होंगे मुख्य क्वांटम संख्या का जो मान होता है वो 1 से प्रारंभ होकर n तक जाता है। बहुत सारे प्रारंभ 1 से होता है, इतना याद रखना 1 से प्रारंभ होता है। तो ये बात अपनों को लिखनी रहती है। इतने अगर आप इसके बारे में अगर जानते हैं तो ये काफी है। सबसे पहली बात मैंने बताया कि मुख्य क्वांटम संख्या को हम प्रधान क्वांटम संख्या भी कहते हैं, इसे हम लोग n से रिपीट करते हैं। ये जो है ये मुख्य क्वांटम संख्या वो कक्षाओं और साथ ही साथ ऊर्जा स्तरों के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। ये इसका जो मान होता है मुख्य क्वांटम संख्या का वो 1 से प्रारंभ होता है। जैसे कि अगर परमाणु बनाओ तो ये आपका हो जाता है नाभिक,
नाभिक की पहली कक्षा, इसको पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ऐसे करके चलते रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार की कक्षा और ऊर्जा स्तरों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो ये हुआ क्लियर। ठीक है, ये अब हम लोग पढ़ते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या को सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि एल से निरूपित करते हैं, और ये जो है ये आपके उपकोषों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, ये कोषों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, ये उपकोषों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। सबसे पहली बात ये है कि एक उपकोषों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में उपस्थित है इसको बताता है। तो ये बात याद रखिएगा। साथ ही साथ ये जो उपकोष है इसको हम लोग एसपीडीएफ से निरूपित करते हैं, एसपीडीएफ इस प्रकार से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको L का मान, अगर आपका L का मान, यहाँ पे मैं L का मान लिख रहा हूँ और ये उपकोष की संख्या है। अगर L का मान 0 होता है तो वो S कक्षा को बताता है। अगर L का मान आपके पास L का मान 1 होता है तो P कक्षा को बताता है, P उपकोष को, और N का मान अगर 2 होता है तो D उपकोष को बताता है, और L का मान 3 होता है तो F उपकोष बताता है। इसका मतलब अगर मैं बताऊं आपको, अगर अच्छे से समझाऊं तो यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि द्विगंशी क्वांटम संख्या जो होती है वो 0 से प्रारंभ होती है और आपका n-1 तक समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर मैं समझाऊं तो जैसे कि मैं यहाँ पे अगर लिखूं, अगर मैं लिखूं n बराबर अगर मेरे पास 1 है तो उस टाइम n का जो मान आएगा वो क्या क्या आ सकते हैं। तो देखा जाए तो n का मान यहाँ पे 1 रखूंगा मैं यहाँ पे, तो 1 माइनस 1 के अंदर 0 हो जाएगा। तो 0 से 0 का मतलब 0 हुआ, और इसका मतलब s कक्षा को, s उपकोष को बताएगा। और अगर n का मान मेरे पास 2 है तो इसका n का मान क्या क्या आ सकते हैं। देखो 0 से क्या होता है, n-1 होता है। तो यहाँ पे n का मान अगर 2 रखूं तो 2 माइनस 1 यानी 1 आएगा। 0 से 1 मतलब 0 भी आएगा, 1 आएगा। तो यानी कि ये s को भी बताएगा और p को भी बताएगा। यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे, 0 मतलब s, 1 मतलब p उपकोष। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं n बराबर 3 रखता हूँ तो l का मान आपके पास संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं, वो हो जाएगा n का मान 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 2 हुआ, तो 0 से 2 मतलब 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये s p d उपकोषों को बताएगा। इसी प्रकार अगर मैं n बराबर 4 लिखता हूँ तो उस हिसाब से l का मान जो होगा वो 4 माइनस 1 यानी कि 3 हो जाएगा। तो 0 से 3 यानी कि 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि ये जो है s p d और f 4 आ रहा है, तो चारों कक्षों को बताने वाले हैं, चारों उपकोषों को बताने वाला है। अगर मैं इसको डायग्राम के फॉर्मेट में अगर बताऊं तो यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कि मेरे पास ये मेरा नाभिक है, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, ये चौथी कक्षा है। 4 कक्षा को मैंने यहाँ पे लिख के समझाया। बहुत सारे कक्षा होते हैं, ठीक है, जरूरत के हिसाब से कक्षा बनते जाते हैं। तो ये पहली कक्षा है, यहाँ पे n का मान 1 है तो वहाँ पे आपके पास n का मान 0 यानी s कक्षा आएगा इसमें। उसके बाद दूसरी कक्षा में आपके पास s उपकोष आएगा, sp उपकोष, तीसरी वाले में spd उपकोष आएगा, और चौथे वाले में spdf उपकोष आने वाला है। s उपकोष में अगर मैं बताऊं तो s उपकोष में आपके पास एक डिब्बा बनता है। कि किस प्रकार से बनता है आपको चुंबकीय क्वांटम संख्या से जानकारी मिल जाएगा। और p में आपके पास 3 डिब्बा बनता है। आपके पास जो d होता है, यहाँ पे बना के बताता हूँ आपको, यहाँ पे इसका एक डिब्बा बनता है, इसका आपके पास 3 डिब्बा बनता है p का, याद रखिएगा। इसका आपके पास 5 डिब्बा बनता है, ये 5 डिब्बा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, इसका 7 डिब्बा इसमें होता है, किसमें, एक उपकोष में। तो इसे भी याद रखिएगा और इस प्रकार से उसका अभिविन्यास किया जाता है। यानी कि अगर देखा जाए द्विगंशी क्वांटम संख्या तो इलेक्ट्रॉनों के अभिविन्यास को भी प्रदर्शित करता है, साथ ही साथ उपकोषों के बारे में जानकारी देता है कि इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में उपस्थित होता है। तो ये इस प्रकार से देख सकते हैं। और ये जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है ये 0 से n-1 तक होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि द्विगंशी क्वांटम संख्या जो होती है वो मुख्य क्वांटम संख्या के ऊपर निर्भर करती है। यानी मुख्य क्वांटम संख्या के हिसाब से हम लोगों ने spdf का मान निकाला था। ठीक है, यानी l का मान निकालते हैं spdf को अभिविन्यासित किए थे। इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग जो आते हैं वो है चुंबकीय क्वांटम संख्या। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज बताऊं तो यहाँ पे spdf उपकोष है, इसमें अगर मैं ऊर्जा का क्रम देखूं तो सबसे कम ऊर्जा आपके S में होता है, उसके बाद P में थोड़ा ज्यादा होता है, फिर D में ज्यादा होता है, फिर आखिरी में सबसे ज्यादा ऊर्जा F में होता है। इसे भी याद रखिएगा, ऊर्जा का क्रम को भी आप समझ याद रखिएगा, यानी कि ऊर्जा के क्रम को भी बताता है, ऊर्जा क्रम के बताता है। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा जो है टॉपिक है वो है आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या। सबसे पहले अगर बताऊं तो इसे हम लोग m से निरूपित करते हैं, जैसा कि आपको इस ग्रीन बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि वाकई में चुंबकीय क्वांटम संख्या बताता क्या है। तो ये चुंबकीय क्वांटम संख्या है, ये कक्षकों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, कक्षकों के बारे में, ठीक है, कि कक्षक में इलेक्ट्रॉन कहां पर होंगे। तो ये सबसे पहले कक्षकों की जानकारी देने वाला है, और इस कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अभिविन्यासित होता है, यानी उसको रखा जाता है, भरा जाता है, उसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। ये बात है। इन कक्षकों को हम लोग एसपीडीएफ से निरूपित करते हैं, उपकोष्ठों को भी एसपीडीएफ से निरूपित किया जाता है और कक्षकों को भी एसपीडीएफ से निरूपित किया जाता है। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि अभी आपको पता चल जाएगा दोनों में क्या अंतर है, देखते रहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर बताऊं तो ये चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है ये -L से प्रारंभ होकर +L तक खत्म होती है। जैसे कि आपको संख्या रेखा मालूम होगा, ये 0 होता है, इधर वाले +1 +2 और ये +3 ऐसे चलते रहते हैं, सो इसी तरह इधर चलते हैं -1 -2, इधर चलता है -3। इस प्रकार से एक संख्या रेखा होता है। तो इस प्रकार से माइनस से प्लस अपने को जाना रहता है, तो -L से +L तक इसका मान होता है। यानी हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है वो द्विगंशीय क्वांटम संख्या के ऊपर निर्भर करती है। द्विगंशीय क्वांटम संख्या ये n पर निर्भर करती है, मुख्य क्वांटम संख्या। ये लाइन बाय लाइन चलता जा रहा है। ये जो है कक्षा के बारे में, कक्षा के नीचे उपकोष होता है, उपकोष नीचे आपके पास कक्षक होता है, इसकी जानकारी देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बताऊं, जैसे कि मेरे पास है, अगर मैं L का मान मेरे पास मतलब 0 है, L का मान अगर 0 है, L का मान 0 होने का मतलब होता है कि आपके पास S कक्षक है, ठीक है, S कक्षक है। तो S कक्षक है, तो इसने अगर देखा है S कक्षक का डिब्बा बना के आपको बताया गया है किस प्रकार से। इसमें अगर मैं यहाँ से m का मान निकालना चाहूँ तो m का मान होता है, m का मान जो होता है वो -L से +L तक होता है। तो अगर 0 से देखा जाए, 0 से अगर -0 अगर लिखूं तो यानी कि 0 प्राप्त होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक डिब्बा बनेगा जिसका मान होगा है 0, इस प्रकार से, ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं L का मान 1 रखूं तो m का मान क्या है, संभावित मान निकल सकते हैं -1 से +1। जैसे -1 से +1 तो -1 0 और +1, -1 0 और +1, इस प्रकार से, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो आपके पास इसके हिसाब से 3 डिब्बा बन के आता है। तो ये 3 डिब्बा मैंने बना दिया, तो ये हो जाएगा आपका -1 0 और +1, ठीक है। हाँ दोस्तों, हम लोग बता रहे थे कि यहाँ पे -1 से +1 तक होता है, इस प्रकार से इसको अभिविन्यासित किया जाता है। इसी प्रकार अगर मैं n बराबर 2 लिखूं तो यहाँ पे m का जो मान आ सकता है वो क्या आ सकता है, -2 से +2 तक, -2 से +2, -2 से +2 का मतलब कितना मान आएगा आपके पास, 1 2, -1 से +2 जाना है, -2 -1 0 +1 +2। अगर मैं इसको अभिविन्यासित करूं तो यहाँ पे 5 डिब्बा बनेगा, ठीक है। इसका 5 डिब्बा तो -2 -1 0 +1 और ये +2, ठीक है। बोल के आपको बता रहा हूँ, देख के समझिएगा। अब आपके पास जो n का मान अगर 3 होता है तो इसके हिसाब से आपके पास ये जो है d कोस के f कोस के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे m का जो मान आ सकता है वो -3 से +3 तक हो सकता है, ठीक है, -3 से +3। तो आपको देखा जाए तो यहाँ पे 7 मान आपको नजर में आ रहे हैं, तो इसके लिए 7 डिब्बा बन पाता है s कोस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 7 डिब्बा है जिसका मान है -3 -2 -1 0 +1 +2 और ये +3, इस प्रकार से। इस प्रकार से 7 डिब्बा बन के आता है, जिसको मैंने बताया था। तो ये उपकोष को बता रहा है, ये S उपकोष को बता रहा है, ये P उपकोष को, ये D उपकोष को, F उपकोष को, यानी उपकोष के साथ साथ कक्षकों के बारे में जानकारी भी प्रदान करता है, क्योंकि ये जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या वो द्विगंशीय क्वांटम संख्या के ऊपर भी निर्भर करती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है उसको भी एसपीडीएफ से ही निरूपित किया जाता है और इसका मान -L से +L तक होता है। तो ये बात याद रखिएगा। अब हम लोग लास्ट टॉपिक जो आते हैं वो है आपका चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या को हम लोग S से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसको स्पिन क्वांटम संख्या भी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, आपके पास एक S उपकोष है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे हुए इस प्रकार से भरे जाते हैं, ठीक है। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पहले से एक बार बता चुका हूँ। अब अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए होंगे तो आपको वहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से भरते हैं, कक्षकों में भरते हैं। ये कक्षक, इस कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने भरा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरने से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन से भरा गया है। प्रत्येक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सब कक्षक है, सिंगल सिंगल जो डिब्बा दिख रहा है ये आपके देख पा रहे होंगे। ये जो है आपके इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे करके भरते जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। इसमें आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो H2 लिखेंगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, P6 लिखेंगे, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसमें आपको 14 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसी को अभिविन्यासित करने का तरीका ये होता है, इसको मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे।
ये जो आपके पास ये जो पहला इलेक्ट्रॉन दिख रहा है जो कि क्लॉकवाइज दिशा में दिख रहा है, ये आपका क्लॉकवाइज दिशा में, क्लॉकवाइज का मतलब होता है दक्षिणावर्त और इसका भी एक मान होता है जिसका मान होता है +12। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये वाला जो है आपके पास ये जो है एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉक की दिशा में, क्लॉकवाइज है। जैसे घड़ी आपकी जो है ठीक है इस प्रकार से अगर घूम रही है तो ये उल्टी दिशा में आपके घूमने चल जाएगी, तो एंटी क्लॉकवाइज जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में वामावर्त। ठीक है, और इसको हम लोग -12 से निरूपित करते हैं। ये +7 होते हैं, ये -7 होते हैं, इससे याद रखिएगा। क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से चक्रण करते हैं, चक्रण गति यानी कि वो किस तरह से गति करता है, एक दक्षिणावर्त दिशा में और एक वामावर्त दिशा में क्या करता है, गति करता है। तो इस प्रकार से चक्रण क्वांटम संख्या जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को बताने का काम करती है। यहाँ पर चक्रण करके लिखा था तो चक्रण को बताती है। इसी प्रकार पी ग्लूकोज से किस प्रकार से चक्रण होता है वो, तो हर एक कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को बताने वाले जो क्वांटम संख्या होते हैं उसे चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा क्वांटम संख्याओं के बारे में। ठीक है, और अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं, उपकोष ये उपकोष है और एक कक्षक है, तो उसमें अंदर इतना है कि उपकोष में अपन देखते हैं पूरे डिब्बे को, जैसे इसमें आता है 1 डिब्बा, इसमें आता है 3 डिब्बा, इसमें आता है 5 डिब्बा, इसमें आता है 7 डिब्बा। लेकिन अगर कक्षकों में देखा जाए तो कक्षकों में सिंगल जो डिब्बा है, ये डिब्बा, इसका 3 डिब्बा है, ये अलग-अलग जो डिब्बे हैं इसको बोला जाता है कक्षक। यानी अगर देखा जाए तो प्रत्येक कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर देखी जाए तो वो आपको मिलेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें आपको 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसमें आपको 14 इलेक्ट्रॉन। और अगर प्रत्येक कक्षक में देखा जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरे क्वांटम संख्या को अच्छे से अध्ययन किया। अगर आप इस वीडियो को नहीं समझ पाए होंगे तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।